स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे मुफ्त का चंदन गर्त में अर्थव्यवस्था। जी बिल्कुल, यानी कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कट की सियासत से शॉर्ट सर्किट होती अर्थव्यवस्था की। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने का चलन कई राज्यों की आर्थिक स्थिति का भट्ठा बैठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की वो बात सच साबित हो रही है जब उन्होंने कहा था कि शॉर्टकट की सियासत से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चुनावी रेवड़ियां बांटने का वादा करके सत्ता हासिल करने वाली कुछ राज्य सरकारों को अब इस शॉर्ट सर्किट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि कई राज्यों के पास कर्मचारियों को देने के लिए बमुश्किल वेतन भत्ते तक ही बचते हैं। विकास योजनाएं दूर की कौड़ी हो गई हैं। सब कुछ फ्री बी की योजनाओं को पूरा करने में होम हो जाता है। मुफ्त सुविधाओं पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का स्पष्ट कबूलनामा सामने आया है जब उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए पैसे नहीं हैं। रेड्डी ने बताया है कि तेलंगाना को हर महीने 18,500 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन चालू खर्च के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाती है। रेड्डी ने कहा कि हर महीने वेतन और पेंशन के रूप में 6,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होता है 18,500 में से। इसके अलावा हर महीने ऋण और ब्याज के रूप में अतिरिक्त 6,500 करोड़ रुपए भी चुकाने होते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। राज्य के पास कल्याण और विकास की योजनाओं को चालू करने के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपए ही बचते हैं 18,500 करोड़ में से। पूंजीगत व्यय के लिए कोई पैसा नहीं है। कमोबेश यही हालत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब का भी है। लेकिन फ्रीबी के वादे को पूरा करना इन राज्यों की मजबूरी है। जहां हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपए, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में दिल्ली की वर्तमान सरकार ने 8 मार्च को चुनावी वादे के मुताबिक 2,500 रुपए महीना पात्र महिलाओं के खाते में डालने की घोषणा कर दी है। आलम यह है कि तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब आदि में हर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा भी दी जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते सुक्खू सरकार ने मंदिरों से पैसा मांगा है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना के लिए धन की मांग की है। हालांकि मंदिरों से पैसा मांगने पर अब सुक्खू सरकार घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आलम यह है कि सुक्खू सरकार राज्य में परिवहन कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं कर पा रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हैं। राज्य के कई विभागों के कर्मचारी बकाया मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पंजाब सरकार महिलाओं को किए गए 1,000 रुपए के चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल है। इन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक राज्यों का राजकोषीय घाटा कुल मिलाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। सवाल उठता है कि चुनाव जीतने के लिए वादे करने से पहले पार्टियां राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन क्यों नहीं करती। चुनाव जीतने के लिए निहित स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति को दांव पर लगाने का राजनेताओं को क्या हक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि लोगों को फ्री बीज के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के बजाय क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। सही मायने में टिप्पणी समाज के हर वर्ग के लिए सोचनीय है और इस पर राजनेताओं के साथ वोटरों को भी सोचना होगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए परहेज करते नजर आए। आरोपों का जवाब देने से उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अपनी सरकार की योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान है, तो हम दूसरों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि उन्होंने मंदिरों से पैसा मांगा था अपनी सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजट स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजट स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद से श्याम सुंदर और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो सरकार की ताज़ा स्थिति है, आर्थिक स्थिति, और जिस तरह से तेलंगाना में मुख्यमंत्री
रेवंत रेड्डी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारे पास धन नहीं है जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए। तो ये जो शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट वाली जो सियासत है उसका क्या तेलंगाना जीता जागता उदाहरण बन रहा है? जो शॉर्टकट सियासती बोल रहे वो जनता के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। सब हर एक पार्टी चुनाव का पहले मुफ्त के वादा कर रहे हैं। वो मुफ्त की वादा जो जनता तकलीफ उठा रहे, अभी तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी ने खुद बताया सो है। दिल्ली हाल में जो दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव हो, उन्होंने बताया सो है तेलंगाना राष्ट्र के ऊपर 7 लाख करोड़ के आम जनता के ऊपर ऋण की भार है। 2014 में जो तेलंगाना राष्ट्र के आविर्भाव हुआ, तेलंगाना 14 से लेकर तेलंगाना 23 तक देखे तो 7 लाख करोड़ का ऋण आम जनता के ऊपर हुआ। हालांकि हर महीने की आमदनी है तेलंगाना सरकार की 18,500 करोड़, उसमें 6,500 करोड़ जो वेतन में जा रहे हैं, बाकी का 6,500 सूद में जा रहे हैं, जो बैंक से ला रहे हैं, दूसरी जगह से ला रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। बाकी बचे 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ राष्ट्र के विकास के लिए और जनता के संक्षेम जनता के कल्याण के लिए उसमें लागू कर रहे हैं। जितना भी है पूरे वादे किए सोए वादे तो चुनाव के पहले जो कांग्रेस पार्टी ने 2023 में वादे किए, 6 वादे किए, अभी तक 2-3 ये लागू कर चुके हैं। बाकी लागू करने में भी दिक्कत हो रही है। अभी वेतन देने के लिए भी राष्ट्र सरकार के पास पैसे पूरा बाकी बचा नहीं है सर। बहुत कोशिश कर रहे हैं और आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए भी राष्ट्र सरकार प्रयास कर रहे हैं सर उसके ऊपर। जी और उसको वेतन देने के लिए भी जो सरकार की जमीनें हैं बाकी के। जी बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा, जो भी वेतन देने के जी आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तौर पर स्थिति जो है बहुत डामाडोल है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है सरकारों की, और तेलंगाना की आपने स्थिति बताई श्याम सुंदर। सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने के लिए वादे करने से पहले पार्टियां राज्य की स्थिति का आकलन क्यों नहीं करती? राजनेताओं को यह हक कौन देता है विनोद मिश्रा कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके? लेकिन अभी भी हमारे हैदराबाद के जो रिपोर्टर श्याम सुंदर जी बता रहे थे, तो मुझे याद आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ महीने पहले ही कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम सारे लोग बैठे हुए थे, तो बता रहे थे लोगों को कि अगर यार तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं तो वादा क्यों करते हो, उतने ही वादा करो जितना तुम दे सको। जी, तो किसी सीएम का निखिल इतना हार्ड कन्फेशन मैंने आज तक नहीं सुना था जो तेलंगाना के सीएम का रेवंत रेड्डी जी का, जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में वो थे और जो व्यवस्था अपनी रख रहे थे। तो मुझे ये इस देश की बेचारगी जैसी लग रही थी कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास में डेवलपमेंट के लिए पैसे बचते ही नहीं है, तो मैं कौन सा डेवलपमेंट करूं। जो श्याम सुंदर बता रहे थे आपको पूरा उन्होंने एक तरह से फिगर दिया कि 18,500 करोड़ रुपए महीने का उसका आमदनी है जिस स्टेट की, उस स्टेट में आप ये देख लो कि पूरे 5,000 उसके बच जाते हैं डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए। तो अब उसमें खाए क्या और कमाए क्या, उसमें डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा ये बनाए। तब तो यही है कि इलेक्शन एक फार्मूला है, आप फार्मूले पर इलेक्शन जीत लो और उसके बाद देश को, राज्य को अपने हाल पे छोड़ दो। यही चीज तेलंगाना के सीएम का एक कन्फेशन से पता चलता है। निश्चित तौर पर तो ऐसी स्थिति में वोटरों को सोचना चाहिए, जागरूक होइए और सोचिए कि आखिर ये जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्टकट है, उससे शॉर्ट सर्किट होगा और नुकसान हमारा, आपका, आम जनता का ही होगा। श्याम सुंदर, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।